हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि पहली बुक जिसको आप लोग बुलाते हो पार्टनरशिप बुक। अगर मैं इस बुक के वेटेज की बात करूं 36 मार्क्स तक का ये वेटेज रखता है और ये अकेला चैप्टर ना 10 मार्क्स कवर करता है। काफी बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स इसके अंदर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और यकीन मानो ये आपका पहला बेस है, बेसिक है। 11th में आपको कितना आता था, कितने मार्क्स आए थे, कोई मतलब नहीं है। यहां पर बिल्कुल जीरो से, बेसिक से आज मैं शुरू करूंगा पार्टनरशिप अकाउंट में पहला चैप्टर, पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स यानी कि बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। बहुत मजा आने वाला है, तो आधे घंटे तक टिक के आराम से बैठो, देखो, समझो, अपनी कॉपी निकालो और एक एक करके चीजों को नोट्स बनाते चलो और एक एक चीज अच्छे से समझते चलो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप होती क्या है। आपको पता है अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं, है ना। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस आपने पढ़ा होगा। अगर अकेला इंसान कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म या प्रोप्राइटरी। उसमें जो अकेला इंसान होता है ना वो सोल प्रोप्राइटर कहलाता है, यानी उसको बोलते हैं मालिक। लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कोई बिजनेस करते हैं मुनाफा कमाने के लिए, तो वो एक बिजनेस का फॉर्म बन जाता है पार्टनरशिप। हिंदी में कहते हैं साझेदारी। जहां दो या दो से ज्यादा लोग एक बिजनेस करने के लिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए जुड़ते हैं और क्लास अपने बिजनेस ऑपरेशंस को कंटिन्यू करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। उसी तरीके से आगे पढ़ोगे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, एनजीओज। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप के लिए जो रूल्स लिखे हुए हैं उस वो किस एक्ट में लिखे हुए हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932। याद कर लेना, यकीन मानो मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि 12th में, साथ में सीयूईटी 2026 में भी आपको काफी ये हेल्प करेगा। तो पार्टनरशिप को डिफाइन किसने किया है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने, एज पर द सेक्शन 4। ध्यान रखना कौन सा सेक्शन, 4 सेक्शन। वो क्या क्या कहता है, पार्टनरशिप एक रिलेशन है कुछ लोगों के बीच, जो लोग अग्री करते हैं कि वो शेयर करेंगे प्रॉफिट्स को जो किसी बिजनेस से आएगा, चाहे उस बिजनेस को सबने चलाया हो, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो पार्टनरशिप क्या है, रिलेशनशिप है कुछ लोगों के बीच, जो लोग बाद में जाके पार्टनर्स बन जाएंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप में मालिक कौन होता है, सोल प्रोप्राइटर, जबकि पार्टनरशिप में मालिक कौन होता है, पार्टनर। तो पार्टनरशिप क्या है बच्चों, रिलेशनशिप है कुछ लोगों के बीच में जो अग्री करते हैं कि हाँ यार हम एक बिजनेस करेंगे और उससे आने वाले मुनाफे को आपस में बांटेंगे, चाहे उस बिजनेस को सब मिलके चला रहे हो या कोई एक चला रहा हो सबके बिहाफ में, तो भी वो क्या कहलाएगा, क्लास पार्टनरशिप कहलाएगा, राइट। पार्टनरशिप में कम से कम कितने पार्टनर्स होते हैं, दो। और मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होते हैं, क्लास 50। यहां ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में। बिल्कुल सीबीएसई होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम कर रही है, मतलब डीपली चीजें पूछी जाती हैं, कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए और ऐसे पढ़ो कि सीयूईटी में तुम्हें प्रॉब्लम ना आए, बिकॉज अल्टीमेटली सीयूईटी के बेसिस पे आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिलेगा। तो कम से कम कितने पार्टनर होते हैं, दो। और मैक्सिमम कितने पार्टनर होते हैं, 50। ध्यान रखना मैक्सिमम 50 होते हैं। और ये 50 किसने सेट किया है, सरकार ने सेट किया है। सरकार ने इसे क्यों सेट किया, सरकार को कौन पावर देता है, कंपनीज एक्ट 2013। तो आज आपने दो एक्ट पढ़ा। पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट है 1932 का, लेकिन कंपनीज एक्ट उसको ओवरराइड करता है। कंपनीज एक्ट है 2013 का, सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब द नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 100 पार्टनर। तो यानी कि कंपनीज एक्ट ने सरकार से कह रखा है कि आप बता दो जी मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होंगे, लेकिन 100 से ज्यादा तो आप भी नहीं बता सकते। यानी कि 100 कल को अगर 50 से बढ़ेगा तो बढ़ के 100 हो सकता है, 100 से ज्यादा कभी नहीं होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर दिया क्लास के मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होते हैं, 50, एज पर द रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014। तो यहां पे देखो कंपनीज का रूल है, जो रूल है मिसलेनियस रूल 2014, उसका रूल नंबर 10 है, उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम पार्टनर अभी कितने, 50। तो क्या सवाल पूछेगा, मिनिमम कितने, दो, मैक्सिमम कितने, 50। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर किसने दिया, कंपनीज एक्ट 2013 ने, और वो बढ़ाकर 50 से 100 कर सकते हैं, बट उससे ज्यादा नहीं कर सकते। बट अभी कितना है, 50 है, ठीक है। पार्टनरशिप में ना ये तीन चीजों का होना जरूरी है। एक होता है बिजनेस, बिजनेस से आने वाला प्रॉफिट, और म्यूचुअल एजेंसी में आगे चल के इनकी बात करूंगा। अब थोड़ा सा समझते हैं पार्टनरशिप होता क्या है। मान लो तीन लोग हैं, ए बी सी,
और ये एबीसी प्रॉफिट को किस रेशियो में कंट्रीब्यूट, मतलब सॉरी, एबीसी अपने घर से पैसे लेके आएंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। आप सबको पता है कि बिजनेस चलाने के लिए जो पैसे लगाते हैं दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो ए कैपिटल लेके आएगा, बी कैपिटल लेके आएगा, सी कैपिटल लेके आएगा, तीनों मिलके बिजनेस करेंगे। पैसा बड़ा हो जाता है जब तीनों मिलके काम करते हैं, चारों मिलके काम करते हैं, दो मिलके काम करते हैं। तो इनकी एक शेयरिंग रेशियो होती है कि प्रॉफिट किस रेशियो में बांटेंगे, उस रेशियो को ध्यान रखना, क्या कहते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लाइक 2:1 है। इसका मतलब क्या है, कि जो भी प्रॉफिट होगा 2:1 मिला के आएगा 5, सबके नीचे देखो 5, जो भी प्रॉफिट होगा उसको 2/5 ए को मिलेगा, उसका 2/5 बी को मिलेगा, 1/5 किसको मिलेगा, सी को। मतलब सी को मिलेगा 20% और इनको क्लास कितना मिलेगा, 40%। जो भी प्रॉफिट होगा वो तीनों आपस में अपनी किस रेशियो में बांटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सर अगर तीनों बराबर बराबर बांटेंगे तो 1:1:1, यानी कि 1+1+1 3, 1/3 ए मिलेगा, 1/3 बी को मिलेगा, 1/3 सी को मिलेगा। और ये रेशियो कौन डिसाइड करता है, यही लोग मिलकर डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर मान लो कभी आपको ऐसे फ्रैक्शन में दे रखा है और रेशियो नहीं दे रखा, तो आप इसको रेशियो बना लोगे। ध्यान सुनना कैसे बनाओगे। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 6, सबको 6 बना देते हैं। 2 को 6 कैसे बनाओगे, सर 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 3 से करेंगे डिवाइड। ये तो पता होगा ना आप लोगों को कि मल्टीप्लाई डिवाइड से नंबर से करते हैं। ये 3 है, इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो रेशियो आएगा 3/6, 2/6, 1/6, यानी कि रेशियो क्या आ गया, 3:2:1। यानी जो भी प्रॉफिट होगा उसको 6 हिस्से किए जाएंगे, 3 हिस्सा ए रख लेगा, 2 हिस्सा बी रख लेगा और 1 हिस्सा क्या रख लेगा, सी रख लेगा। तो इस तरीके से तीनों मिलके पार्टनरशिप करेंगे, बिजनेस करेंगे, मुनाफा कमाएंगे, आपस में बांटते चले जाएंगे। लेकिन इतना सिंपल नहीं है, धीरे धीरे आगे चल के बहुत सारी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे, राइट। चलो अब एक एक समझते हैं पार्टनरशिप में कौन कौन से टर्म यूज होते हैं। तो सबसे पहले पार्टनर्स किसको बोलते हैं, उन सब लोगों को जो मिलके बिजनेस करने आए हैं सबको पार्टनर्स बोलते हैं। द पर्सन हु हैव एंटर इनटू द पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअली बोलेंगे पार्टनर्स। जैसे पार्टनर राम, मोहन, सोहन, ए बी सी एक्स वाई जी, इस तरीके से। फर्म किसको बोलेंगे, ध्यान समझना, सारे पार्टनर्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, फर्म। जैसे आपकी टीचर क्लास में आपको पढ़ा रही होती है तो सब बच्चे अलग अलग है, सबका नाम अलग अलग लेती है, लेकिन अगर सबको खड़ा करना हो तो क्या बोलेंगे, स्टूडेंट्स सब खड़े हो जाओ, या क्लास खड़े हो जाओ, या बच्चों खड़े हो जाओ। तो जब मैं फॉर्म बोलता हूं ना, तो फॉर्म का मतलब क्या होता है, सारे पार्टनर्स। तो सारे पार्टनर्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, फॉर्म कहा जाता है। और उनका पार्टनरशिप फॉर्म जिस नाम से चल रहा होता है उस नाम को, उस बिजनेस के नाम को क्या बोलते हैं, फॉर्म नेम। पार्टनरशिप फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट सेपरेट एंटिटी। ध्यान से एक बात समझना, लाइक एबीसी 3 पार्टनर्स है और इनकी जो फर्म है उनका नाम है एबीसी कॉर्पोरेशन, ठीक है। मैं मान लेता हूं, ऐसा अज्यूम किया है, बस इनका नाम है, ये इस नाम से बिजनेस कर रहे हैं और ये तीनों अलग अलग पार्टनर है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान समझना, नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से एबीसी और एबीसी कॉर्पोरेशन एक ही है। यानी कि अगर एबीसी कॉर्पोरेशन से कुछ गलत काम हुआ तो एबीसी तीनों के ऊपर मुकदमा चलेगा, वो दोनों एक है। कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी में मुकेश अंबानी और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है वो दोनों अलग अलग है। मुकदमा चलेगा रिलायंस के नाम पे, ना कि मुकेश अंबानी के नाम पे। कानून की नजरों में ये एक सेपरेट एंटिटी है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, जो पार्टनर है वही फर्म है ऐसा माना जाएगा और डायरेक्टली पार्टनर्स के ऊपर मुकदमा किया जाएगा, राइट। Not a separate legal entity from its partner since firm debts are payable from personal assets of the partner। आप सबको पता है पार्टनरशिप में जितने भी पार्टनर्स होते हैं ना उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यानी कि इनको अपना घर बार, इनको अपनी प्रॉपर्टी, पर्सनल एसेट तक को बेचना पड़ जाएगा बिजनेस की लाइबिलिटी को पे करने के लिए। तो ये चीज, ये सारी बातें आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फीचर्स कौन कौन से हैं, तो अभी मैं आपको बेसिक समझाऊंगा, स्ट्रॉन्ग करूंगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि जिस बच्चे का पहला चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो गया ना तो पूरी पार्टनरशिप की बुक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी उसकी। बहुत सारी कैलकुलेशन और बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको सीखने को मिलेगी, काफी बड़ा चैप्टर है। तो सबसे पहली जो चीज है, 2 या 2 से ज्यादा लोग, ठीक है। पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, मैक्सिमम 50। एक और एक्ट आप पढ़ रहे हो आज, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन पार्टनर बन सकता है, सारे लोग बन सकते हैं इनको छोड़ के। जो छोटा बच्चा है, 18 साल से कम उम्र का बच्चा, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि इसके साथ कोई प्रकार का अग्रीमेंट नहीं कर सकते। लेकिन पार्टनरशिप करने के लिए अग्रीमेंट कंपलसरी है। ध्यान सुनो, पार्टनरशिप करने के लिए अग्रीमेंट कंपलसरी है और छोटे बच्चे के साथ कोई अग्रीमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए छोटा बच्चा पार्टनर नहीं होगा। अनसाउंड माइंड, दिमागी अवस्था खराब है, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, कानून ने कह रखा है कि भाई ये पार्टनर नहीं बन सकता। तो ये 3 ऐसी कैटेगरी के लोग जो पार्टनर नहीं बन सकते, बाकी 2 या 2 से ज्यादा लोग पार्टनर बन सकते हैं। पार्टनरशिप में क्या चीज कंपलसरी है, अग्रीमेंट।
दोनों के बीच में सहमति होना, एक अग्रीमेंट होना कि ठीक है भाई इतना इतना पैसा लगाएंगे और ऐसे ऐसे हम लोग प्रॉफिट बांटेंगे और ऐसे ऐसे हम लोग सारा काम करेंगे, ये चीज जरूरी है। ये मुंह जबानी भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। प्रेफर किया जाता है रिटर्न, क्योंकि ओरल की कोई वैल्यू नहीं होती। नॉट कंपल्सरी, क्या रिटर्न बनाना कंपलसरी है? क्या पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी है? रिटर्न अग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। मेरी बात ध्यान समझना, यहां कोई कंफ्यूजन क्रिएट मत होने देना। क्या अग्रीमेंट कंपलसरी है? यस। क्या अग्रीमेंट रिटर्न में कंपलसरी है? तो नो, अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। प्रूफ किसका है, वैलिडिटी किसकी है? रिटर्न अग्रीमेंट की। रिटर्न अग्रीमेंट को कहते क्या है? पार्टनरशिप डीड। तो क्या अग्रीमेंट कंपलसरी है? यस। क्या ओरल अग्रीमेंट कंपलसरी है? नो। क्या रिटर्न अग्रीमेंट कंपलसरी है? नहीं। एक कोई भी कर लो, ओरल रिटर्न कोई भी कर लो, अग्रीमेंट तो होना चाहिए, राइट? और अगर वो रिटर्न है तो उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी है? नहीं, ओरल कर लो आप। लेकिन ओरल में क्या होता है क्लास की, उसकी वैल्यू नहीं होती, वैलिडिटी नहीं, सबूत कैसे लाओगे? अगला है लॉफुल बिजनेस। आप कोई ना कोई बिजनेस करोगे जो लॉफुल होगा और साथ में प्रॉफिट मोटिव होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 20 लोगों ने एक एनजीओ चलाया या एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाया, क्या वो पार्टनरशिप है? नहीं, एनजीओ पार्टनरशिप नहीं, क्योंकि एनजीओ का मेन मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं है। और पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट है किसी बिजनेस से आना चाहिए। ए और बी दोनों रास्ते में जा रहे हैं, एक घर देखा 50 लाख का खरीद के 70 लाख का बेच दिया, 20 लाख का मुनाफा कमा लिया, क्या ये पार्टनरशिप है? नो। क्या ए और बी का रोजमर्रा का काम ही है ये बिल्डिंग खरीदना बिल्डिंग बेचना? नहीं। तो ऐसे इस चीज को पार्टनरशिप जो है हम लोग नहीं बोलेंगे। पार्टनरशिप तब होता है जब एक बिजनेस हो, बिजनेस मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन में ये काम हम लोग कर रहे हैं। जैसे अपने दोस्त को नहीं कहते अरे भाई तूने धंधा बना रखा है क्या, इसे तूने बिजनेस बना रखा है, ये वर्ड कब बोलते हो? जब वो काम बार 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 यही काम कर रहा है तो आप क्या बोलोगे? भाई तूने कोई धंधा बना रखा है क्या इस चीज का? तो बिजनेस का मतलब क्या है? जब एक ही काम आप अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन कर रहे हो। तो पार्टनरशिप में बिजनेस होना चाहिए और मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना। अगला है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांटेंगे। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि सर लॉस नहीं बांटेंगे? भाई प्रॉफिट को बांटेंगे तो इंप्लाइड है ये कि लॉस भी वो लोग शेयर करेंगे। पार्टनर्स के बीच में ना प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। प्रिंसिपल और एजेंट मतलब क्या है? हर पार्टनर कोई भी काम अगर कर रहा है ना तो हम ये मानेंगे कि दूसरे सारे पार्टनर उससे वो काम करवा रहे हैं। प्रिंसिपल जो काम करवाता है और एजेंट क्या है? जो वो काम करता है। जैसे कहते हैं ना भाई आईएसआई का एजेंट है, यानी आईएसआई ने इसको ये चीज बोला है करने के लिए। ठीक है, ये पाकिस्तानी एजेंट है, पाकिस्तान ने इसको ये चीज करने के लिए बोला है, तो वो प्रिंसिपल हो गया, वो एजेंट हो गया। तो एजेंट अगर कोई काम कर रहा है तो ऑब्वियसली उसे प्रिंसिपल ने बोला है। तो पार्टनरशिप में जो फर्म है और जो पार्टनर है वो क्या है? प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है। यानी पार्टनर कोई भी काम कर रहा है तो सीधी सी बात है बाकी पार्टनर्स ने उसे कहा है, भले ही ना कहा हो माना जाएगा कहा है। जैसे एबीसी 3 पार्टनर है, ए ने गलत सामान बेचा ग्राहक को, ग्राहक बीमार पड़ गया, ग्राहक की जान चली गई, तो मुकदमा एबीसी तीनों के ऊपर चलेगा, क्योंकि हर एक पार्टनर एक दूसरे का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, मैंने कहा था लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास पार्टनर सेपरेट एंटिटी नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेपरेट है। जो पार्टनर्स हैं वो फर्म से अलग है अकाउंटिंग करने के लिए। तभी तो जब हम पैसा लगाते हैं बिजनेस में, मालिक पैसा लगाता है तो बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी हो जाती है, तभी तो वो कैपिटल लाइबिलिटी साइड आता है। आपने समझा कैपिटल क्यों लायबिलिटी साइड आता है? क्योंकि वो पैसा मालिक का है जो बिजनेस के पास है, तो मालिक अलग और बिजनेस अलग, ऐसा हम मानते हैं। और लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मालिक अलग बिजनेस अलग नहीं है। बिजनेस चाहे सब चलाए चाहे एक चलाए, सारे लोग विदेश में घूम रहे हैं एक ही इंसान चला रहा है तो भी वो पार्टनरशिप कहलाएगा, और वो सारे जो विदेश घूम रहे हैं ना वो भी लायबल होंगे इस एक इंसान की सारी एक्टिविटी पे, क्योंकि ये पार्टनरशिप है। ठीक है, साझेदार है। चलो अब यहाँ पे छोटी सी ज्ञान की बात और है। छोटे बच्चे माइनर, एक माइनर को ना बिजनेस में एडमिट नहीं किया जा सकता, कैन बी पार्टनर इन फर्म। माइनर को एक ही कंडीशन में, देखो आमतौर पे माइनर को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन एक ही कंडीशन है, कैन बी ए पार्टनर इन फर्म ओनली इन प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। तो भाई बिजनेस में जो प्रॉफिट आ रहा है ना उस प्रॉफिट में तो हिस्सेदारी मिलेगी उसको, लेकिन लॉस में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। तो अगर सारे के सारे पार्टनर्स चाहें तो एक छोटे बच्चे को एज अ पार्टनर एडमिट कर सकते हैं, लेकिन उसे सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, वो लॉस शेयर नहीं करेगा। और फिर जब वो 18 साल का हो जाएगा तो उसको मौका दे देंगे, भाई देख तो अब बड़ा हो गया, अब बता तो पार्टनर बनेगा फुल फ्लेज पार्टनर हमारे साथ या नहीं बनेगा? हाँ कहता है तो पार्टनरशिप कंटिन्यू करेगा, लायबिलिटी भी उसकी कंटिन्यू होने लग जाएंगी, फिर वो लॉस को भी शेयर करेगा। मना करता है तो फिर अपने घर चले जाए फिर वो। ठीक है, तो माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है, इन नॉर्मल केस नहीं, माइनर को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता। लेकिन एक ऐसा केस है जहां पे वो प्रॉफिट को ही शेयर करेगा बस, उस केस में माइनर को हम छोटे बच्चे को पार्टनर बना सकते हैं।
जब लोग पार्टनर बनेंगे तो कुछ उनके राइट्स भी होंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल। अकाउंट्स इज कंप्लीटली फुल ऑफ न्यूमेरिकल। पूरे अकाउंट्स में लगभग 7 8 10 नंबर मैक्सिमम थ्योरी आता है, बाकी सारा न्यूमेरिकल है। लेकिन पहला चैप्टर है तो मैं आपको अच्छे से एक एक चीज समझा रहा हूं, इन डेप्थ में, इन डिटेल में। अधिकार क्या क्या मिले हैं पार्टनर्स को? सबसे पहला कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा, राइट, कि क्या होना है क्या नहीं होना। छोटा बच्चा जो माइनर होगा ना वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। देखो जो पार्टनर्स होते हैं ना उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिलते हैं, खाते, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, सब कुछ मिलेगा। छोटे बच्चे को नहीं मिलेगा, क्योंकि तो उसे कोई लॉलीपॉप पकड़ा देगा और उससे सारा इन्फॉर्मेशन ले लेगा। तो इसलिए क्लास इसको सेपरेट, जो कॉन्फिडेंशियल चीजें ना वो छोटे बच्चे को नहीं देते। प्रॉफिट और लॉस शेयर करने का अधिकार है पार्टनर के पास। पार्टनर्स के पास अधिकार है, ध्यान सुनना, अधिकार है कि अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो उसका राइट है कि उसको 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर ABC 3 पार्टनर है, बिजनेस को पैसे की जरूरत है और ए ने अपने घर से इनको 50 लाख का लोन दे दिया, तो भैया उस सिचुएशन में ए को इंटरेस्ट मिलेगा कितना? 6%। और ये मिलेगा ही मिलेगा, भले ही बिजनेस लॉस में चले जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज का मतलब क्या है? देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगला, एक पार्टनर के पास राइट है कि वो किसी दूसरे पार्टनर को बिजनेस में एडमिट करने से रोक सकता है। मान लो 40 पार्टनर है, 41वें पार्टनर को वो एडमिट करना चाहते हैं। देयर आर 40 पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म और वो 41th को एडमिट करना चाहते हैं। एक भी पार्टनर मना कर देगा तो नया पार्टनर एडमिट नहीं हो पाएगा। यानी किसी भी नए पार्टनर को अगर आपको अपने बिजनेस में एडमिट करना है ना, तो पुराने सारे पार्टनर्स की सहमति लगेगी। जब तक सारे पार्टनर्स नहीं बोलेंगे, नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट नहीं हो पाएगा। और एक प्रॉपर नोटिस देने के बाद कोई भी पार्टनर बिजनेस से छोड़कर जा भी सकता है, उसका राइट है, उसका अधिकार है। हर पार्टनर के पास राइट है क्लास बिजनेस मैटर पे एक दूसरे से कंसल्ट करने का। तो दीज आर द राइट्स ऑफ अ पार्टनर। ये पार्टनर्स का अधिकार है, ये पार्टनर्स का राइट है। नाउ पार्टनरशिप में अग्रीमेंट तो कंपलसरी है, लेकिन पार्टनरशिप डीड एक रिटन अग्रीमेंट होता है, वो कंपलसरी नहीं है। लेकिन मैं सलाह देता हूं कि आप एक अग्रीमेंट बना लो, ताकि कल को अगर किसी बात पे पार्टनर्स के बीच में पैसों के चलते लड़ाई झगड़ा हो गया तो हर चीज इसके अंदर पहले से लिखा रहता है। डीड बेसिकली होता क्या है? तीनों पार्टनर मिलेंगे आपस में और लिख लेंगे, भाई कल को ऐसा हो गया तो कौन कितना पैसा लेके आएगा, कौन कितना प्रॉफिट बांटेगा, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, किसको कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, किसको कितना कमीशन मिलेगा, हर एक बात है। किसी की डेथ होगी तो उसको वारिस को क्या क्या मिलेगा, एवरीथिंग सब कुछ लिख देते हैं, ताकि कल को अगर कोई लड़ाई झगड़ा और सब साइन करके सहमति हो जाते हैं, स्टाम्प एक्ट से उसको रजिस्टर ऐसा बना एक डीड बना दिया जाता है। सब कुछ लिखा रहेगा इसके अंदर A to Z, ताकि कल को अगर तुम मना करोगे ना तो बोला भाई देखो तूने लिख के साइन भी किया इस पे, झूठ मत बोल, समझ रहे हो? तो इसीलिए ये डीड बना लेना चाहिए। ऑल्दो ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपने डीड नहीं बनाया तो कल को साबित अपनी बात कैसे करोगे कोर्ट में, खुद सोचो। So, partnership did एक written agreement है between the partners of a firm that contain the terms of partnership। क्या ये mandatory है? नहीं, mandatory नहीं। agreement mandatory है, ये did mandatory नहीं है। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है? article of partnership। The clauses of partnership deed, ये clause होते हैं, ये सारे के सारे clause हैं। The clauses of partnership can be altered, क्या इनको change किया सकता है? हाँ, change किया सकता है। सारे पार्टनर, मान लो आपने आज कुछ लिख दिया, 6 महीने 2 साल 3 साल बाद चेंज करना हो, आप चेंज कर सकते हो। सारे पार्टनर सहमति देंगे तो इनको चेंज किया जा सकता है। द डीड शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्ट, अच्छे से डीड बनाना है। और डीड किस एक्ट के अकॉर्डिंग बनता है? स्टाम्प एक्ट के अकॉर्डिंग। ये बात आप प्लीज ध्यान रखना, क्वेश्चन आया था CBSE में भी, CUET में भी, कि स्टाम्प एक्ट के अकॉर्डिंग डीड बनता है एंड प्रेफरेबली रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। तो ध्यान रखना, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से रजिस्टर्ड होना चाहिए और स्टाम्प एक्ट से हम क्या करते हैं? बनाते हैं। अब यहाँ कंफ्यूज क्या होता है, बच्चों को लगता है जो पार्टनरशिप डीड है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 से बनता है। नहीं, स्टाम्प एक्ट से बनता है। क्या क्या लिखा रहता है? सब कुछ लिखा रहता है, बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। नाम, एड्रेस, नेचर ऑफ बिजनेस, फर्म का एड्रेस, पार्टनर्स का एड्रेस, कितना पैसा कौन लगाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, ड्यूरेशन कब तक चलेगी पार्टनरशिप, डिस्प्यूट कैसे सुलझेंगे, कोई विवाद हो गया तो कैसे सुलझेंगे, किसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, किसको कितना कमीशन मिलेगा, पार्टनर्स की राइट्स क्या क्या है, पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, सब कुछ लिखा रहता है। जो भी फ्यूचर में चीजें हो सकती हैं सब लिख लो, सब सहमति हो जाओ, नहीं तो फ्यूचर में अगर वो चीज होगी तो भैया बहुत लड़ाई झगड़ा होगा और कोर्ट में आप साबित भी नहीं कर पाओगे। कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, जैसे मैंने पहले बता दिया, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी
अनलिमिटेड होती है, उनको प्राइवेट एसेट तक को बेचना पड़ जाएगा। सर क्या पार्टनरशिप बनाने के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 से रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है क्या? आंसर इज नो। पार्टनरशिप एक्ट 1932 से आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। सर पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो डर नहीं रहता होगा एक कि भाई अगर बिजनेस में कर्जा ज्यादा हो गया तो मेरे को अपना घर बेचना पड़ेगा, अपनी बीवी के गहने तक बेचने पड़ जाएंगे। तो उसका सॉल्यूशन आया एलएलपी। बेटा एलएलपी का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी एक्ट कब का है? 2008 का। इसके बारे में सिर्फ इतना ही जानना है। यानी ये एक ऐसी पार्टनरशिप प्लस कंपनी का कॉम्बिनेशन है जहां जितने भी पार्टनर्स होते हैं ना उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। लोग पार्टनरशिप फर्म बनाने से डरते हैं क्योंकि पार्टनरशिप में घर बार तक को बेचना पड़ जाता है भैया, तो इसलिए सेफ रहने के लिए लोग आजकल एलएलपी बनाते हैं। ये पार्टनरशिप और कंपनी का मिक्स है। अच्छा आपने किसी भी कंपनी का नाम आज तक सुना होगा तो लास्ट में लिमिटेड लगा रहता है। कभी सोचा आपने लिमिटेड क्यों लगा रहता है? क्योंकि उसमें उतना जितना पैसा कंपनी में लगाया है ना उतना ही पैसा डूब सकता है, बुरे से बुरा अपना घर बार नहीं बेचना पड़ेगा। लेकिन कंपनी में लिमिटेड है और पार्टनरशिप में अनलिमिटेड है, तो पार्टनरशिप प्लस कंपनी का मिक्स हो गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यानी एक ऐसी पार्टनरशिप में जहां पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। इसको कैसे बनाना है क्या हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। चलो ये तो थी सारी की सारी कहानियां, और अब मैं तुम्हें जो बता रहा हूं वो है प्रैक्टिकल पोर्शन। तो ध्यान से अच्छे सुनना, वीडियो अच्छे लगे प्लीज लाइक करना। बहुत तन मन धन से मैं तुम्हें A to Z पूरे अकाउंट्स का सिलेबस रिवीजन कराऊंगा। वन शॉट भी आ रहा है, मल्टीपल चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एमसीक्यू हो, टेस्ट हो, लाइव डाउट सेशंस हो, या फिर क्लास पूरे के पूरे क्लास इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिलेबस का PYQ सैंपल पेपर एवरीथिंग सब कुछ आपको मिलेगा A to Z इस चैनल के अंदर। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अच्छा आपको याद होगा आपने क्लास 11th के अंदर ना एक अकाउंट पढ़ा होगा ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट से आपने क्या निकाला होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट को भेजा होगा यहां पर P&L अकाउंट में, और उससे क्या निकाल लिया होगा? नेट प्रॉफिट। P&L अकाउंट के अंदर सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं फर्म के, सारी कमाई आती है फर्म की, ठीक? किसकी क्लास? बिजनेस की। सारी कमाई सारे खर्चे, ये आता है नेट प्रॉफिट, और इस नेट प्रॉफिट को ओनर घर ले जाता है। इस नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में कैपिटल में आप ऐड करते थे, याद है आपको? तो ये काम हो रहा होता था क्लास 11th में। लेकिन अब P&L अकाउंट के बाद एक और अकाउंट बनेगा जिसका नाम है P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या है, क्यों बनाते हैं, यहां ध्यान समझना। अगर आप इस चैप्टर में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीख गए तो भैया आपका समझ लो मजे आ गए, फिर तो चैप्टर आपको आ गया। ध्यान से अच्छे से क्लास, एक कहानी सुनो, बहुत मजेदार कहानी है और अपने दोस्तों को भी सुनाना, बहुत मजा आएगा। 3 दोस्त थे बचपन के, नाम था ABC। बिल्कुल लंगोटिया दोस्त थे, बहुत खास दोस्त थे तीनों। एक साथ पढ़ते थे, एक साथ नहाने जाते थे, एक साथ खेलते थे। तीनों अलग अलग परिवार थे, है ना, लेकिन दोस्त अच्छे थे, पक्के दोस्त। आपके भी होंगे ना, उनके साथ शेयर करना, ठीक है? अब उन्होंने 12th पास कर ली, ठीक है, और 12th पास करने के बाद ग्रेजुएशन भी पास कर लिया कॉमर्स से। उनको लगा कि यार सुनील सर कहते थे यार बिजनेस करेंगे, हमें गुलामी नहीं करनी, नौकरी नहीं करनी, हमें अपना काम करना है। ए थोड़ा रिच फैमिली का था और बी थोड़े गरीब फैमिली से थे। तो एक दिन ए कहता है भाई चल यार बिजनेस करेंगे यार, अपन लोग नौकरी नहीं करेंगे, हम लोग बिजनेस करेंगे बढ़िया एकदम, है ना? इसने बोला ठीक है भाई, लेकिन भाई तू तो देखो अमीर है यार, तू तो पैसे ले आएगा, बिजनेस के लिए क्या चाहिए? मोटा पैसा। भाई तू तो ले आएगा, मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे? यार हमारे पास तो पैसे नहीं। सी कहता भैया मेरे पास भी पैसे नहीं है यार। ए कहता है तुम पागल हो, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, तुमने यार बस यही प्यार, बीच में पैसे की दीवार, पैसे मैं लाऊंगा, तुम चिंता मत करो, तुम जितने बन पड़ेगा लियाना तुम, बाकी मैं लाऊंगा। बी और सी बोला चलो ठीक है यार, बचपन का दोस्त कह रहा है, चलो कर लेते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक बिजनेस को स्टार्ट किया, और कौन सा बिजनेस है? पार्टनरशिप। लेकिन इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, कोई चीज लिखित में नहीं लिखा। क्यों? अरे हम दोस्त हैं यार, हम लिखित में काम करेंगे? तेरी जुबानी भरोसा है, तूने कह दिया जो कह दिया सही। और प्रॉफिट हम बराबर बराबर बांटेंगे, हम दोस्त है ना, तो हम प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? इक्वल, बिल्कुल बराबर बराबर अपना प्रॉफिट बांटेंगे। जो भी प्रॉफिट होगा उसके 3 हिस्से होंगे, 1/3 ए को मिलेगा, 1/3 बी को, 1/3 किसको मिलेगा? सी को। ठीक है जी। ए लाया घर से 10 लाख रुपए, बी सिर्फ 5 लाख ला पाया, सी सिर्फ 5 लाख ला पाया। ए ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं डबल पैसे ला रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 20 लाख रुपए लगाते हैं, प्रॉफिट बराबर बराबर बांटेंगे, काम करेंगे। ठीक है जी, दोस्ती बहुत गहरी चली। धीरे धीरे बिजनेस में मोटा पैसा आने लगा, प्रॉफिट्स होने लगा, बिजनेस के अंदर मुनाफा आने लगा। तो ए थोड़ा सा लापरवाह हो गया। जब मुनाफा आने लगा ना तो ए कहीं दुबई में जाके सेटल हो गया, स्विट्जरलैंड में जाके, वहां सेटल नहीं हुआ मतलब गया, घूम रहा है, याच पे घूम रहा है, छुट्टियां मना रहा है, एंजॉय कर रहा है, महीने महीने तक नहीं आता बिजनेस के अंदर, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। और जो बी है ना, तो बी जो है
एज अ मैनेजर जो है बिजनेस में काम करता है। बी एक मैनेजर भी है, जैसे मैं अपना स्कूल खोल लूं और मेरे स्कूल में मैं टीचर भी हूं, उसी तरीके से बी अपने ही बिजनेस में ना सेल्फ एम्प्लॉयड है, मैनेजर है, वो एक मैनेजर की तरह काम करता है, सुबह शाम देखता है हर एक चीज को, है ना। और सी कौन है? सी है सेल्स पर्सन। सी कौन है? सेल्स पर्सन। सी माल बेचने जाता है, क्लाइंट को बनाता है ना, बात करता है लोगों से, सैंपल लेके दिखाता है, तो ये सेल्स पर्सन है। तो ए तो विदेश में रहता है, मजे लेता है, और बी और सी बहुत मेहनत करते हैं। तो एक दिन ना बी कहता है सी से, ए तो है ही नहीं, ये तो दुबई में घूम रहा है, तो बी कहता है यार मैं दिन भर सुबह से शाम पता है यार नौकरी की तरह काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ एज अ मैनेजर, तो यार काश मुझे एक्स्ट्रा थोड़ी सैलरी मिल जाती। बिजनेस में जो प्रॉफिट आ रहा है वो तो हम बराबर बराबर बांट ही रहे हैं, लेकिन मैं मेहनत भी तो ज्यादा कर रहा हूं, तो क्या इसकी बात सही है? बिल्कुल सही है। कहता है मुझे सैलरीज मिलनी चाहिए, मुझे पैसा मिलना चाहिए थोड़ा बहुत, एक महीने का हर महीने का 50,000 तो दो यार। अगर मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं भी दुबई में घूमने लगूंगा, तो तुम किसी ना किसी को तो मैनेजर रखोगे, उसको सैलरी दोगे तो मुझे भी दे दो। तो सी कहता है भाई सही कह रहा है यार, मैं भी ना दिन रात पता थक जाता हूँ, गर्मी में दोपहरी में यहाँ वहां जाओ, कस्टमर से डील करो, कई लोग मना करते हैं, तो यार मैं अच्छे से काम करूंगा तो मुझे कमीशन चाहिए यार। अगर मैं काम नहीं करूंगा सेल्स का, तो किसी को तो बिठाओगे काम करने के लिए, मैं भी चला जाऊंगा दुबई तो घूम लूंगा, मैं भी याच में नहीं तो गाड़ी में तो घूम ही लूंगा, तो भैया मेरे को भी कमीशन दे दो यार, कुछ ना कुछ। तो ये कहते हैं यार ये बात तो तू सही कह रहा है भाई, लेकिन ए से बात कौन करे, चलो ए को दुबई से आने दो, ए से बात करते हैं। ए घूम फिर के आ गया अपना, इनके लिए बिल्कुल इनके लिए डेट्स वगैरह लेके दुबई से आ गए घूम फिर के। तो बी और सी बैठे हुए एकदम कि क्या क्या हुआ, कैसे परेशान हो? तो बी और सी, तो भाई देख यार बुरा मत मानना, लेकिन यार देख तू काम नहीं करता ठीक है, लेकिन हम यार बहुत मेहनत करते हैं, ये सैलरी मांग रहा है और यार मैं कमीशन मांग रहा हूँ, थोड़ा सा प्रॉफिट से अलग, जो प्रॉफिट निकल रहा है ना वो प्रॉफिट से अलग मुझे ये सारी चीजें चाहिए। एक गुस्सा आ गया, एक बिल्कुल पैरों तले जमीन खिसक गई, बोला भाई तुमने तो गद्दारी कर दी यार, जब बिजनेस शुरू हुआ था तब मैंने 10 लाख रुपए लगाए थे, तो मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे अपनी कैपिटल पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, ये तो नहीं कहा था मैंने, है कि नहीं? मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, ये बात तो मैंने नहीं बोला था आप लोगों से। जब मैंने ज्यादा पैसे लगाए तब भी हम प्रॉफिट बराबर बराबर बांट रहे हैं, या मैंने प्रॉफिट को ये कहा था कि 2 हिस्से प्रॉफिट के मैं लूंगा, एक हिस्सा तुम लोगे, नहीं तो तुम लोग ये छोटी छोटी बातें क्यों कर रहे हो? तीनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, सारा का सारा मामला जो है वो गर्म हो गया। बट हाँ दोस्त तो है ही, बिजनेस को तो चलाएंगे, लेकिन इस लड़ाई झगड़े से बचने का जो रास्ता है वही रास्ता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी कि अब ये क्या करेंगे, अभी तक क्या हो रहा था, पी एंड एल अकाउंट से जो प्रॉफिट आ रहा था वही तीनों आपस में बांट ले रहे थे, ठीक है। लेकिन अब एक नया अकाउंट बनाएंगे क्योंकि पार्टनर्स के बीच हो गई लड़ाई, तो उस नए अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। फिर ट्रेडिंग बनेगा, ट्रेडिंग से जीपी आएगा, पी एंड एल में, पी एंड से जो एनपी आएगा वो यहां पे आएगा बाई पी एंड एल अकाउंट नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट में से हम पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे जिसका जितना बनता है तीनों का, तो ए को इसमें ज्यादा मिलेगा, इन्हें ज्यादा पैसे लगाए थे, बी को कम मिलेगा। जो काम करेगा सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, मतलब पार्टनर्स के रिगार्डिंग जो खर्चे हैं, यानी कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसीलिए बनाया जाता है ताकि इसके अंदर पार्टनर्स के खर्चे दिखा सकें। ये सैलरी पार्टनर्स की है, एम्प्लॉयज की नहीं। एम्प्लॉयज की सैलरी तो पी एंड एल अकाउंट में आएगा, जो भी खर्चा तीनों पार्टनर का कॉमन है वो सारा पी एंड एल अकाउंट के अंदर आएगा। लेकिन जो सिर्फ एक सिंगल पार्टनर को देना है, पार्टनर्स की कमाई, पार्टनर्स के खर्चे के लिए सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, दैट इज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब समझ आया? तीनों की लड़ाई झगड़ा नहीं होता तो हमें ये पढ़ना नहीं पड़ता, पर लड़ाई झगड़ा तो होता है जहां पैसा होता है, तो फिर यहाँ पे एक नया अकाउंट बनता है, दिस इज कॉल्ड पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये रहा इसका फॉर्मेट। बेटा कुछ भी हो ये फॉर्मेट जरूर याद कर लेना, और देखो मैं यहीं पे क्लास में तुम्हें याद करा दूंगा। ये आ गया बाई पी एंड एल, ये सब चीज भूल जाओ फिलहाल, ये सारी चीजें क्लास भूल जाओ, इसको क्लास अभी नहीं करना, ठीक है, ये भूल जाओ। ये हो गया बाई प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये नेट प्रॉफिट है जो कहां से आया है, पेनल से। तुम्हें पेनल नहीं बनाना, तुम्हें पेनल एप्रोप्रिएशन बनाना है। पेनल तो 11th में बनाया था, वो भूल जाओ। यहाँ पे आपको करना है एप्रोप्रिएशन बनाना है, छोटा सा बनाना है, ठीक है। ये वो प्रॉफिट आ गया। अब इस प्रॉफिट में से हम सबसे पहले क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का ए को दे दो, बी का बी को दे दो, सी का अगर है तो सी को दे दो। यहाँ पे मैंने ए और बी दो ही पार्टनर माना है, बस सी माना ही नहीं है। फिर इसी प्रॉफिट में से सैलरीज दे दो पर एनम, साल, ये अकाउंट साल में एक बार बनता है तो सैलरी भी साल भर की मिलेगी। किसी पार्टनर का कोई कमीशन अगर है तो कमीशन दे दो। कमीशन देने के बाद भी सारा प्रॉफिट आपस में नहीं बांटना, कुछ प्रॉफिट को बचा के रख लो भाई, कल को मुसीबत आ सकती है तब काम आएगा, थोड़ा सा रिजर्व में डाल दिया। फिर जो बचेगा इसको हम पार्टनर्स में बांट देंगे। ये करंट कैपिटल क्या है बाद में बताऊंगा। हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, इसको इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी है मान लेते हैं इक्वल है, तो 1:1 में इस प्रॉफिट को बांट देंगे।
पहले तुम इसी को सीधा बांट दे रहे थे, लेकिन अब इसमें से हम पार्टनर के एक एक करके सारे खर्चे देंगे। क्या क्या देंगे बोलो, कितना आसान है फॉर्मेट, देखो ना, नेट प्रॉफिट लिख दिए यहाँ पे, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लड़ाई झगड़ा किस लिए होता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से, सैलरी की वजह से, कमीशन की वजह से, फिर रिजर्व, और लास्ट में जो आया उसको बोलते हैं डिविजिबल या डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अगर ये साइड बड़ी है, अच्छा इधर एक और चीज आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा मेरी बात समझना, ये रहा बिजनेस और मैं कौन हूं, मालिक हूं, पार्टनर हूं। मान लो मैंने बिजनेस को पैसे दिए, तो मैं उससे बोल रहा हूं भाई मैंने तुझे पैसे दिए, मुझे मेरी कैपिटल पे इंटरेस्ट दे। तो अगर मैं बिजनेस से उधार अपने प्राइवेट यूज के लिए लूंगा, घर गाड़ी घोड़ा खरीदने के लिए, तो मैं भी तो बिजनेस को ब्याज दूंगा, तो कमाई है बिजनेस की। तो ड्राइंग्स पे जो बिजनेस को इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये कमाई है बिजनेस की, ए की और बी की, ये आ गया। और फिर अगर ये साइड बड़ी है, ये घटाओगे तो यहाँ जो बचेगा उसको क्या बोलते हैं, उसको डिविजिबल लॉस। वो प्रॉफिट था, ये लॉस है, ये भी पार्टनर्स में बट जाएगा। ये हो गया अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर मान लो P&L अकाउंट में लॉस था, अगर प्रॉफिट होता है P&L अकाउंट में नेट प्रॉफिट, तो उस प्रॉफिट को तो यहाँ उतारते हो। अगर मान लो नेट लॉस होता तो फिर उसको यहाँ उतारते हो। जनरली जो होता नहीं है, बट ठीक है आप सीख लो। ये लिख लो पूरा का पूरा फॉर्मेट, ये P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। ये क्या घटाते हैं ये पार्ट पेंडिंग है, मैं आगे समझाऊंगा, बट फिलहाल के लिए फिर से रिपीट करो, एक एक करके देखो फॉर्मेट, देखो जरा यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ लगते हैं नेट प्रॉफिट, इसमें से खर्चे घटाएंगे, इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, और जो आंसर आएगा वो डिविजिबल प्रॉफिट। तो अगर ये साइड बड़ी है, ये साइड छोटा है, तो बाय डिविजिबल लॉस। लेकिन यहाँ पे एक और चीज आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये कमाई है, ये बिजनेस के लिए इनकम है ना भाई। पार्टनर ने बिजनेस से प्राइवेट यूज के लिए पैसा निकाला है ना, तो भैया ये चीज इनके लिए क्या हो गया, इनको इंटरेस्ट मिलेगा इस पे, वो कमाई है। तो हमेशा ध्यान रखना, पार्टनर्स अलग है, एबीसी अलग है, और एबीसी का जो पूरा का पूरा बिजनेस है ना वो अलग है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है। तो ए ने बिजनेस को जो पैसे दिए उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो बिजनेस के लिए कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटी। तो बिजनेस क्या बोलेगा, भाई देखो तुमने पैसे दिए, ये लो ब्याज लो। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो बिजनेस के लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया। अब ए, अगर बी ने बिजनेस से प्राइवेट यूज के लिए पैसे निकाल लिए, घरेलू काम के लिए, वो ड्राइंग बिजनेस के लिए एसेट है, तभी लाइबिलिटी में से, कैपिटल में से हम ड्राइंग को माइनस करते थे क्योंकि वो एसेट है। अब वो जो ड्राइंग्स हो गई, तुमने बिजनेस से प्राइवेट यूज के लिए पैसा निकाला। अब सोचो ना, आज बी ने पैसे निकाल लिया गाड़ी खरीदने के लिए, कल को सी ने पैसा निकाल लिया घर खरीदने के लिए, कल को ए ने पैसा निकाल लिया अपने बेटी की शादी करने के लिए। अगर सब लोग ऐसे मनमानी करेंगे, बिजनेस से पैसे निकालेंगे, तो भैया उस सिचुएशन में फायदा क्या, लड़ाई झगड़ा होगा। इसीलिए जिसने जितना पैसा निकाला है वो बिजनेस को ब्याज भरेगा, वो बिजनेस की कमाई है। तो इंटरेस्ट ड्राइंग जो है वो बिजनेस की कमाई है, और इसीलिए वो इंटरेस्ट ड्राइंग यहाँ पे लिखा गया है, कमाई है इसलिए क्रेडिट साइड लिखा गया है, और ये इंटरेस्ट कैपिटल खर्चा इसलिए डेबिट साइड लिखा गया है। तो सैलरी साल भर की जाती है, पर मंथ दे रखा होगा, तो 12 से मल्टीप्लाई करके साल भर का निकालना है। अब हमने ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो पूरा का पूरा सीख लिया, फॉर्मेट अब आपको याद हो गया। नेट प्रॉफिट यहां लिखोगे, आईओसी, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, डिविजिबल प्रॉफिट, ये डिविजिबल लॉस। यहां पे एक चीज और आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिंपल। अब हमें आगे क्या सीखना है कि आईओसी की कैलकुलेशन कैसे करनी है, सैलरी की कैलकुलेशन कैसे करनी है, कमीशन कैसे कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, वो बाद में, वो कैलकुलेट करके लिखेंगे। बट बेस यही है, इस पूरे चैप्टर का जो बेस है वो यही है। अब फिर इन्हीं हमें आगे चल के P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना पड़ेगा, राइट। तो आई होप आपको बेसिक चीजें समझ आ गई होगी, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, फॉर्मेट भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। आज पहली क्लास थी, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं करा रहा कि बहुत ज़्यादा टेंशन लो। अभी हम यही ट्राई करेंगे, गर्मी की छुट्टी तक काफ़ी सिलेबस खत्म कर देंगे। पहले चैप्टर में मैं कोई जल्दीबाजी नहीं करूंगा, आराम से धीरे धीरे समझाऊंगा, ग्रैप्स करते चले जाओ। और यकीन मानो मैंने जैसा पढ़ाया ना क्लास, आप इससे बाहर ना बोर्ड एग्जामिनेशन में, ना तुम्हारे स्कूल के पेपर में, ना CUET में कुछ आएगा। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ के, समझ के, याद करके, प्रैक्टिस करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी पहली क्लास मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में, दोस्तों को शेयर भी करना। और कल भी आएगी वीडियो, डेली बेसिस पे आने वाला है, जैसे स्केड्यूल मैंने आपको दिया है, तो फॉलो दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट्स हो कमेंट से पूछना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।